हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम सेडेशन लॉ को कवर करेंगे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। देखिए, अब रीसेंट कंटेक्स्ट क्या रहा है, ये जो सेडेशन का लॉ है ये न्यूज़ में क्यों रहा है। ये इसलिए रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि बहुत हो गया, अब ये जो सेडेशन का लॉ है इसकी बाउंड्रीज डिफाइन करने की ज़रूरत है। अब ऐसा हुआ क्यों? अभी आपने देखा होगा रिसेंटली आंध्र प्रदेश के 2 टेलीविज़न चैनल्स पे सेडेशन का लॉ इम्पोज किया गया था, जिसे अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया है। इन चैनल्स ने कोरोना से रिलेटेड, कोविड से रिलेटेड कुछ विजुअल्स दिखाए थे जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ वगैरह है उसे क्रिटिसाइज कर रहा था। इसके अलावा एक फेमस जर्नलिस्ट है विनोद दुआ करके, उन पे भी सेडेशन का चार्ज लगा था, जिसे अभी स्ट्रक डाउन कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा है कि बाउंड्रीज डिफाइन करने की ज़रूरत है, इस लॉ को मिसयूज़ नहीं किया जा सकता बार बार। तो चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं इस लॉ के बारे में। ये जो लॉ है ये कॉलोनियल लीगेसी है हमारे लिए, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो लाए थे। मकौले साहब हैं, इन्होंने प्रपोज किया था ये 19th सेंचुरी में। फिर 1860 जो है, 1860 में ये फाइनली जो इंडियन पिनल कोड है इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया था। सेक्शन 124A है आईपीसी का, ये सेडेशन लॉ से डील करता है। अब ये लॉ ब्रिटिशर्स क्यों लाए थे? ये ब्रिटिशर्स इसलिए लाए थे ताकि वो सरकार के अगेंस्ट कोई भी क्रिटिसिज्म है उसे कंटेन कर सके या फिर रोक सके। अब देखिए, ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स का काम था भारत पे रूल करना, तो उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो बेसिकली कोअर्सिव पॉलिसीज़ थी। उनका काम लोगों का वेलफेयर इंश्योर करना नहीं था। तो इसलिए इनके जो लॉज थे, लॉज भी ऐसे थे जो सरकार को प्रोटेक्ट करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोटेक्ट करते थे, वो लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं बने थे। हम देखते हैं कि बहुत सारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हैं, जैसे बोस हो गए, गांधी हो गए, तिलक हो गए, इन सब पे सेडेशन का चार्ज लगा था ड्यूरिंग इंडियाज़ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। अब देखिए, ये जो एम्बिट ऑफ लॉ है ना, एम्बिट मतलब जो एक्सटेंट ऑफ लॉ है, ये बहुत ही ब्रॉड है। इसके अंदर, लॉ के अंदर क्या डिफाइन किया गया है, कोई भी इंडिविजुअल अगर इसका एक्शन ऐसा हो जो या तो हेट्रेट जनरेट करता हो या फिर डिससेटिस्फैक्शन जनरेट करता हो, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट, तो फिर ऐसे एक्शंस के ऊपर सेडेशन का लॉ या फिर सेडेशन का चार्ज लगाया जा सकता है। ये एम्बिट है इस लॉ का। पनिशमेंट क्या है? देखिए, ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, 3 साल तक की सज़ा हो सकती है जिसके ऊपर सेडेशन लगा है। इसके अलावा जो जनरल कन्वेंशंस होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर सेडेशन का लॉ लग गया तो वो इंसान उसके बाद किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, तो वो सब भी इंक्लूड होता है इसके अंदर। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का प्रेजेंट जो स्टैंड है सेडेशन के ऊपर वो क्या है? पहला तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको सेडेशन की जो बाउंड्रीज़ है, जो लॉ की बाउंड्रीज़ है, वो क्लियरली डिफाइन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा सिर्फ ऐसे एक्शंस जो या तो वायलेंस को इंसाइट करेंगे या फिर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करेंगे, सिर्फ उसी केस में सेडेशन का लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर किसी इंसान ने कुछ भी कहा है, कुछ भी किया है, ओरल, रिटन, किसी भी फॉर्म में, मगर अगर वो वायलेंस को इंसाइट नहीं करता या फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं क्रिएट करता, तो उस पर सेडेशन नहीं लगना चाहिए। इस पर आप 2 केसेस को मेंशन कर सकते हैं। या तो पहला तो केदारनाथ का केस है 1962 का, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बाउंड्रीज डिफाइन करने की ज़रूरत है, स्टार्टिंग में कहा था। और उसके बाद जो बलवंत सिंह का केस है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वायलेंस इंसाइट करना ज़रूरी है किसी भी एक्शन द्वारा, तभी सेडेशन का जो चार्ज है वो लग सकता है। अब देखिए, सेडेशन का जो लॉ है वो क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है उसकी? सेडेशन का लॉ क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है सरकार के हाथों में, जिससे सरकार क्या इंश्योर कर सके, ये कि कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी या फिर एंटी सोशल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। क्योंकि जो देश होता है, देश को बहुत सारे थ्रेट परसेप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल टेररिज्म हो गया, या फिर नक्सलवाद हो गया, या फिर माओइज्म वगैरह हो गया, या फिर अलग अलग जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो गया, या फिर चिल्ड्रन हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह हो गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना हो, उसके लिए ये एज अ प्रोटेक्शन का काम करता है। इसके अलावा पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करना, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करने से क्या होगा? हमेशा स्टेबिलिटी रहेगी। स्टेबिलिटी रहने से क्या फ़ायदा होगा? जो गवर्नेंस की जो प्रोसेस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, वो हमेशा स्मूथ होगी। इससे क्या होगा? इससे जो पब्लिक का वेलफेयर होगा वो हमेशा इंश्योर किया जा सकता है। तो इसलिए सेडेशन का लॉ होता है सरकार के पास, बनाया गया है। अब देखिए, आर्ग्यूमेंट्स जो सेडेशन लॉ के अगेंस्ट है वो क्या है? पहला तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल 19 और 21, आर्टिकल 19 में हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आ जाता है, उसे वायलेट करता है।
और आर्टिकल 21 में हमारा राइट टू लाइफ आ जाता है, उसे वायलेट करता है। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि आपने कुछ भी पोस्ट किया सोशल मीडिया पे आपकी, तो ये जो आपने पोस्ट किया वो तो आपके फ्रीडम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता था, बट उस पर सेडिशन लग सकता है, तो ये तो आपका आर्टिकल 19 के अगेंस्ट हो गया। और आर्टिकल 21 कैसे? फॉर एग्जांपल आपने कुछ पोस्ट किया तो उसके चक्कर में ना आपका इंटरनेट कनेक्शन भी काट दिया गया। अब आपको राइट टू एक्सेस इंटरनेट नहीं है, जो एक इनहेरेंट राइट आ जाता है आर्टिकल 21 के अंदर, जो केरला का जो हाई कोर्ट था उसकी भी ये रूलिंग थी। इसके अलावा जो सेडिशन है, सेडिशन को एज अ पॉलिटिकल टूल भी यूज़ किया जा सकता है, काफ़ी एक्सटेंट तक ये पॉसिबिलिटी है। और ये हमने देखा है काफ़ी केसेस में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो सेडिशन के चार्जेस लगे थे वो स्ट्रक डाउन किया है। और कॉलोनियल गवर्नमेंट के केस में भी हमने देखा, जैसे गांधी जी वगैरह पे जो सेडिशन का चार्ज लगा था तो वो एज अ पॉलिटिकल टूल ही था। ठीक, इसके अलावा ये जो लॉ है, लॉ के अंदर जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत वेग है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है जैसे डिससेटिस्फैक्शन हो गया। अब देखिए डिससेटिस्फैक्शन जो वर्ड है, अब इसका एम्बिट तो बहुत बड़ा हो जाता है। अब इसके अंदर क्या क्लियरली कौन से प्रोविजंस आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। अब ये पावर किसके पास आ जाती है? ये पावर आ जाती है सरकार के पास, डिफाइन करना कि एग्जैक्टली कौन से प्रोविजंस इसके अंदर आएंगे। तो इसीलिए क्लियरली डिफाइंड नहीं है सेडिशन के जो प्रोविजंस हैं। तो इसीलिए क्या होता है, काफ़ी बार जो अथॉरिटीज़ होती है वो अपने विम्स एंड फैंसीज के बेसिस पे सेडिशन का चार्ज लगा देती है, या फिर पॉलिटिकल वेंडेटा के चक्कर में भी सेडिशन का चार्ज लग जाता है। तो ये दिक्कतें हैं सेडिशन के लॉ से रिलेटेड। अब देखिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। पहला तो हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आपको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि किन केसेस पे सेडिशन का चार्ज लगेगा, किन केसेस पे सेडिशन का चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की ये भी रूलिंग है कि जब तक वायलेंस इंसाइट नहीं होता या फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब तक क्रिएट नहीं होती तब तक सेडिशन का चार्ज नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट अथॉरिटी बनाई जा सकती है, जिसके अंदर या तो ये जुडिशियल बॉडी हो या तो ऐसी बॉडी हो जिसके अंदर मेंबर्स ऑफ अपोजिशन भी इन्वॉल्व हो। मेंबर्स ऑफ जो रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन है, अगर दोनों इन्वॉल्व होंगे तो इससे क्या होगा, एक मल्टीपल पर्सपेक्टिव, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स का पर्सपेक्टिव सामने आएगा और इससे एक चेक्स एंड बैलेंस भी इंश्योर किया जा सकता है, ताकि जो सरकार है, सरकार अपने सिर्फ विम्स एंड फैंसेस पे या फिर पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए सेडिशन का चार्ज इम्पोज ना कर सके। इसके बाद फाइनली जो ड्यूटी आती है वो जुडिशरी की आती है, क्योंकि जुडिशरी का काम क्या होता है, जुडिशरी का काम ये होता है कि कोई भी लॉ जो भारत में बना है या फिर जिसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो ये इंश्योर करना कि वो विद इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो। विद इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जैसे उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट नहीं होने चाहिए, फॉर एग्जांपल जस्ट ये सब आता है। तो फाइनली ये जुडिशरी की ड्यूटी बनती है कि एक ओवरसाइट रखी जाए। तो देखिए सेडिशन से रिलेटेड इतने पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। इतने पॉइंट्स से आप एक काफ़ी अच्छा आंसर मेंस में लिख सकते हैं और एक अच्छा जवाब इंटरव्यू में भी दिया जा सकता है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इस पे कौन से क्वेश्चंस बनता है, एक तो पहला तो 124A जो है सेक्शन आईपीसी का, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा किन पे लगा था, तो ये हिस्ट्री वाला क्वेश्चन बन सकता है, बोस गांधी तिलक वाला। तो इनके आपको टाइमलाइंस वगैरह याद रखना है, कब आया था ये लॉ, कॉलोनियल लीगेसी है, आईपीसी के अंदर कब इम्पोज किया गया था, ये सब बन सकता है। तो और इसके अलावा जो जजमेंट्स आई थी जो रिलेटेड है सेडिशन से, तो मुझे लगता है इतना कंटेंट मोर देन इनफ होना चाहिए। अगर आगे कोई करंट अफेयर्स में डेवलपमेंट आता है तो वो आप आपके नोट्स में ऐड कर सकते हैं। हमने इस टॉपिक को एकदम एग्जॉस्टिवली कवर नहीं किया, बट एक जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव से कवर किया, ताकि जितना बेयर मिनिमम इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्ज़ाम के लिए उतनी हमारे पास हो एटलीस्ट, क्योंकि हमें किसी भी टॉपिक पे पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो चलिए एंड करते हैं इस लेक्चर को, मिलता है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।